हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीबीएसई के सैंपल पेपर के फर्स्ट पार्ट के सेक्शन सी के साथ। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन सी की। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, इसमें 37 से लेकर के 41 तक के क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। जरा एक बार उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमें क्या किया गया, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखा है। उस सिचुएशन को पहले आपको समझना है और फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे बोला है ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स. Considering the prospects of high growth in this segment, the company has decided to expand, and for this purpose additional investment of 50 crores is required. तो यहां तक की तो कुछ नहीं, सिंपल सी एक कहानी सी बता रखी है कि वो कंपनी क्या करती है, किस लाइन में है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और उस एक्सपेंशन को करने के लिए उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो कि है 50 करोड़ रुपीस की। यहां तक की बात समझ में आ गई हमें। डायरेक्टर्स हैव directors have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long term debts and balance by issue of इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो डायरेक्टर है कंपनी की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो 50 करोड़ रुपीस हमें चाहिए उसमें से 20% तो जी हम लोग रेज करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे उधार जो कि लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि कई बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया या डिबेंचर्स को इशू कर दिया। तो वो जो डिबेंचर्स वगैरह इशू होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कहीं डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म के लोन्स लेने वाले हैं। किसके लिए? 20% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारे पास। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा यानी 80% का जो अमाउंट है, देखो 20% तो आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट ले लिए, बाकी का जो 80% का अमाउंट होगा वो हमें इक्विटी शेयर्स को इशू कर करके इकट्ठा करना है। तो अब यहाँ देखो, अगर अगर मैं इसको बात करूं तो आपको यहाँ पर कितना अमाउंट चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए जी 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 20% तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट से लेंगे, लेकिन बाकी का ये जो 80% है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग शेयर्स को इशू करने हैं। तो हमें यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कर कर कितना अमाउंट इकट्ठा करना है, 80% ऑफ 50 करोड़। तो इसका 80% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें कितना होता है। तो यहां पर मेरे पास ये जो 50 करोड़ की वैल्यू, अगर आप इसका 80% निकालेंगे बेटा तो यहां आ जाएगा 40 करोड़ रुपीस। खैर सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से पता चल रहा है कि 40 करोड़ रुपीस आ जाएगा। तो हमें 40 करोड़ की अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए यहां पर शेयर्स को इशू करने की बात की गई है, राइट। तो चलो ये पहली बात हम लोगों ने ये समझी। As per memorandum of association of the company, the face value of equity share is 100 each. यहां पर ये जो फेस वैल्यू है बेटा वो 100 रुपए का एक शेयर है हमारा। और considering the market standing of the company, these shares would be issued at a premium of 20%। अब ये 20% का प्रीमियम है, इसका मतलब 25 रुपीज आपको यहां पर प्रीमियम का भी चार्ज करना है। तो यहां पर जो एक शेयर का पैसा लोगे आप वो कितना ले लोगे बेटा, 125 रुपीज ले लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये बात अभी तक हमें समझ में आई। अभी हम पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Directors decided to issue sufficient shares to collect the desired amount। अब डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए हम उतने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर देंगे। और याद रखना बेटा वो जो अमाउंट है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, मतलब जो हमारा डिजायर्ड अमाउंट है। तो डिजायर्ड अमाउंट कितना है, 40 करोड़ रुपीस। ये जो 40 करोड़ रुपए का अमाउंट है बेटा, इस 40 करोड़ रुपए के अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए हम लोग कुछ शेयर्स इशू करेंगे जिसमें जितना भी पैसा आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम माना जाएगा। यानी प्रीमियम को मिलाकर के हमें टोटल जो शेयर्स इशू करने हैं वो इस नंबर से करने हैं कि हमारे पास टोटल 40 करोड़ रुपीस आ जाए, जिसमें हमारा फेस वैल्यू का पैसा भी है और प्रीमियम का पैसा भी है। इसका मतलब ये हुआ The prospectus was issued to public and the issue was oversubscribed by 2 lakhs share। अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हमने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस भेजा और पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसमें हमारे पास
2 लाख शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस आनी थी उससे 2 लाख शेयर्स ज़्यादा हमें एप्लीकेशन में आए हैं, यानी उनका पैसा आया है। और हमने इनको वापस बाद में क्या बोल दिया कि भाई हम नहीं दे सकते, आपको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, हमने इनको मना कर दिया कि हम लोग आपको ये शेयर्स एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट हो चुका है, राइट। Answer the below mentioned question considering that the entire amount was payable on एप्लीकेशन। अब हमें ये कंसीडर कर लेना है कि ये जितना भी अमाउंट आया वो पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर आ रहा है। इस बात को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारी सिचुएशन तो समझ में आ चुकी है, राइट। अब सिचुएशन के बेसिस पर हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। What is the total amount collected on application? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई एप्लीकेशन पर आपके पास टोटल कितना अमाउंट आया होगा। तो चलो अब पहले इसकी वर्किंग को करते हैं। देखो एप्लीकेशन पर कौन सा पैसा आता है, हमें बोला गया कि हम लोगों ने ये कंसीडर किया है कि जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा एप्लीकेशन पर आने वाला है, यानी जितने भी शेयर्स होंगे उसमें 125 रुपीज़ हमें आने वाला है। दूसरी बात हमें ये भी बोली गई है कि ये जो अमाउंट है बेटा, ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो चलो ये दोनों बातों को कंसीडर करते हुए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हमें ये निकालना होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कि आपको इशू करने पड़ेंगे। तो अब ये देखो इसका पता कैसे चलेगा, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये जो 40 करोड़ रुपए का अमाउंट आने हमें लेना है वो कैसे लेना है, जिसमें एक यूनिट पर आपको कितना मिलने वाला है, 125 रुपीज़ मिलने वाला है। यानी 100 रुपीज़ तो आपका शेयर का होगा, 25 रुपीज़ प्रीमियम है, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें अमाउंट चाहिए। तो इसका मतलब 125 से मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं बेटा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं एक शेयर को 125 रुपए का मान लो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मुझे कितने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा वो अमाउंट मुझे यहां से पता चल रहा है। तो बस अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 लैक्स, ये आ जाएगा बेटा 32 लैक्स, यानी 32 लैक्स शेयर्स, 32 लैक्स शेयर्स होंगे जो कि हमें यहां पर क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 32 लाख शेयर्स इशू होते हैं तो हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा, 125 रुपए, यानी 125 रुपीज के हिसाब से हमारे पास 40 लाख रुपीज का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। अब हमें यह भी बोला गया, ये तो हमारी हो गई कि चलो हमें इतने शेयर्स चाहिए, हमें बोला गया कि हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ओवर सब्सक्राइब्ड, और ओवर सब्सक्राइब्ड कितने से हुआ है बेटा, 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख शेयर्स का पैसा मेरे पास ज़्यादा आया बेटा, 2 लाख शेयर्स का मेरे पास पैसा ज़्यादा आया। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल पैसा आया वो कितने शेयर्स पर आ गया, 34 लाख शेयर्स पर आ गया। 34 लाख शेयर्स पर मेरे पास टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ होगा। बस काम खत्म हो गया बेटा। अब काम खत्म हो गया तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव्ड हुई हैं फॉर कितने शेयर्स के लिए हुई हैं, 34 लाख शेयर्स के लिए। और एक शेयर यानी 34 लाख अगर मेरे पास शेयर है तो मुझे एक शेयर पर कितना मिला है, 125 रुपीज़ मिला। 100 रुपीज़ तो मेरा फेस वैल्यू और 25 रुपीज़ मुझे उसका प्रीमियम एप्लीकेशन पर मिला होगा। तो कुल मिलाकर के मुझे 125 रुपीज़ मिले हैं। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 34 लाख को अगर आप 125 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 42 करोड़ 50 लैक्स, 42 करोड़ 50 लाख। तो ये होगा बेटा हमारा आंसर, ये होना चाहिए हमारा आंसर। यानी हमें एप्लीकेशन पर 42 करोड़ 50 लाख रुपीस मिलेंगे। तो अगर मैं इस ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है 42 करोड़ 50 लाख रुपीस का। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी सिचुएशन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। अब कितने शेयर्स ऑफर किए गए ब्राइट स्टार लिमिटेड द्वारा, तो ये हम लोग ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं बेटा। यहां पर हम लोग अपनी वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने कितने शेयर्स ऑफर किए बेटा, हमने 32 लाख शेयर्स को ऑफर किया था। यहां पर 40 करोड़ रुपीस को इकट्ठा करने के लिए 125 रुपीस के हिसाब से हमने 32 लाख शेयर्स को यहां पर इशू किया होगा। तो यहां पर ये जो आंसर है वो डी होगा बेटा, 32 लाख शेयर्स।
32 लाख। देखिए कितना आसान हो गया, एक ही बार में हमने सारी वर्किंग करी और दोनों क्वेश्चंस का हमें यहाँ पर जवाब मिल गया। चलिए, तो इस तरह के सिचुएशन बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे बेटा एमसीक्यूज के आपके एग्जाम में भी, तो आई होप आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आप इसी की तरह के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग आगे भी करेंगे। तो हम लोग जब अपने एमसीक्यूज की सीरीज को शुरू करेंगे आगे जाकर के वीडियोस में, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा और एक नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है। यहां देखो बेटा, ऑन 1 September 2020 20 students of modern college started their partnership firm in the name of Be Safe for selling sanitizers on digital mode. Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement in place. All of them have agreed to invest 15,000 each as capital. तो चलो पहले यहाँ तक की बात समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है कि यहाँ पर 20 फ्रेंड्स हैं बेटा, 20 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, और 20 फ्रेंड्स ने मिलकर के एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिसका नाम रखा बी सेफ। और उन्होंने क्या काम करना था, सैनिटाइजर्स को सेल करना था, और सबने मिलकर के 15,000 रुपीज की कैपिटल लगाई और यहाँ पर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। चलिए यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई। The books were closed on 31st March 2021 on which date the following information was provided. अब देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जबकि हमारी बुक्स 31 मार्च 2021 में क्लोज होती हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ डिटेल्स गिवन है बेटा। तो ये क्या डिटेल्स बोल रही है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बोला है सेल्स ऑफ सैनिटाइजर है 1,20,000 रुपीज़ का, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 50,000 के, टोटल रिम्यूनरेशन टू पार्टनर जो हमें देनी है वो 2,000 पर मंथ देनी है, रेंट टू पार्टनर देना है 1,000 रुपीज़ का, मैनेजर की कमीशन है 5,000 रुपीज़, हमें क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है एंड ऑफ द ईयर वो है 9,000 रुपीज़ का, और हमें कोई फिक्स डिपॉजिट लिया है बेटा जो कि एंड ऑफ द ईयर ही लिया है 6% का, वो है 20,000 रुपीज़ का। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन ने दिया है और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना बेटा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिस पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यानी कितना प्रॉफिट हुआ जो कि हमारा पार्टनर्स में बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए अब उसमें से ये 4 ऑप्शन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा या तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, अब यहाँ पर वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स का हिसाब लगा लें, या फिर आप रफ में एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके देख लें। ये बहुत ईजी रहेगा बनाना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली उसको पूरा कैलकुलेट करने के आप एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि शायद आपको अच्छे से आता होगा बेटा, 11th क्लास में आपने समझा होगा, वो आप बना लें। राइट, तो अब यहाँ पर देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस अकाउंट में डालनी है। सबसे पहले आ रहा है सेल्स ऑफ सैनिटाइजर्स जिसकी वैल्यू है 1,20,000। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया सेल्स, क्योंकि मुझे रफ में काम करना है तो मुझे यहाँ पर फॉर्मेट्स वगैरह को मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए चाहिए ये। उसके बाद आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स दे दिया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर COGS डाल सकता हूँ बेटा। COGS कितना आ गया हमारे पास 50,000 रुपीज़ का, तो 50,000 रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बेटा यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास दे रखा है टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर हमें इस रेम्यूनरेशन को नहीं डालना, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे अभी के लिए। रेंट टू ए पार्टनर, क्योंकि रेंट टू ए पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बेटा। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो भी पार्टनर्स को रेंट देना होता है, अगर कोई पार्टनर अगर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो वो जो भी रेंट बनता है उसका वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और यहाँ पर जो रेंट है बेटा वो 1,000 रुपीज़ पर मंथ का है। अब ये कितना टोटल आपको रेंट यहाँ पर चार्ज करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1,000 रुपीज़ को उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने महीने तक इन्होंने काम किया इसमें इस साल में। तो यहाँ पर जो गलती होने के चांसेस होते हैं, आप डायरेक्ट इसको 12,000 रुपीज़ ले लेंगे। अभी भी आपके माइंड में 12,000 रुपीज़ चल रहा होगा, नहीं बेटा ये 12,000 रुपीज़ नहीं होगा। यहाँ पर देखो हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कब किया था, हमें वो देखना है। तो यहाँ पर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1 ऑफ सितंबर बेटा।
1 सितंबर 2020 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 31 मार्च 2021 को हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। यानी यहां तक के अगर मैं पीरियड देखूं तो सितंबर से लेकर के मार्च तक में टोटल 7 मंथ्स हुए बेटा। तो इसका मतलब 7 मंथ्स का ही रेंट दिया होगा आपने यहां पर। इसको कितने मंथ्स का रेंट दिया है? 7 मंथ्स का। तो यानी टोटल जो रेंट गया होगा बेटा हमारे एक्सपेंस में यहां पर जो आएगा वो 7,000 रुपीज का रेंट आ जाएगा, रेंट टू ए पार्टनर। ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजर कमीशन। ये भी अगेन हमारा एक चार्ज है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस से ही देना है 5,000 रुपीज। तो ये भी हमारा 5,000 रुपीज आ जाएगा कमीशन के रूप में, ये जो कि मैनेजर की कमीशन है। खैर मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ ग्राफ में कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आ गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब नॉर्मली आपको ये अच्छे से मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्रेडिट साइड पर डालते हैं, बट याद रखने वाली क्या बात है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही कैलकुलेट करके दे दिया है तो उसमें ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर कर लिया होगा बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही कॉस्ट दिखाता है जिसको हमने सोल्ड कर लिया, इसलिए अब मुझे यहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं डालना है बेटा। अगर डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो पहली बात तो ये मेरा एक एसेट है। अगर मैं इसका इंटरेस्ट की बात करूं जो कि मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मैंने एंड ऑफ द ईयर ही करा तो अभी मेरा इस साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं बना, तो इसलिए मुझे इसको भी इग्नोर करना है। इसका भी मेरा कोई काम नहीं है अभी के लिए, राइट। तो बस तो इतना ही काम है मेरे पास, इतना ही मेरे पास जो आइटम्स है जो कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होगा बेटा। तो चलिए इसको जल्दी से क्लोज कर लेते हैं। तो 1,20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 1,20,000 को अगर मैं डालता हूँ तो मेरे पास कितना बैलेंस आ गया बेटा? तो यहाँ पर है 50,000, 57 एंड 5, 62,000। तो अगर आप इसमें से 62,000 रुपीज़ को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 58,000। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 58,000 रुपीज़ का। बस बस बच्चे यही हमें चाहिए था और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है 58,000 ए ऑप्शन में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, आपको सिंपल सा एक जल्दी से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आपने इजीली पता लगा लिया कि कितना हमारा प्रॉफिट होना है। बस आपको यहाँ पर जो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन नहीं करना और इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर ली गई फिक्स डिपॉजिट है बेटा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं बेटा। On 31st March 2021, remuneration to partner will be provided to the partners of BSEF but only out of। तो अब यहां पर हमें बोल रहा है कि ये जो पार्टनर्स को हमें रिम्यूनरेशन की बात की है, अपने क्वेश्चन में देखा था, यहां पर देखा था कि 2,000 रुपीज पर मंथ की रिम्यूनरेशन है पार्टनर्स को। तो वो जो रिम्यूनरेशन देनी है वो हमें इसमें से किस में से देनी पड़ेगी, हमें कहां से देनी है? प्रॉफिट फॉर दी अकाउंटिंग ईयर्स में से देनी है, रिजर्व्स में से दी जाएगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दी जाएगी, या गुडविल? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है बेटा कि जो भी हमें रिम्यूनरेशन देनी होती है, जो भी हमें पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या कुछ भी पार्टनर को हमें देना है रिम्यूनरेशन के रूप में जो भी देना है, वो हम लोग जो उस साल का प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग ईयर का उसमें से देते हैं बेटा। तो बस तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बिना कुछ कैलकुलेशन किए आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें ये जो पैसा देना है वो, इनका जो रिम्यूनरेशन पे करना है वो इस प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर में से ही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं बेटा। अब 41 में इसने क्या बोला? On 1st December 2020, one of the partner of the firm introduced additional capital of 30,000 and also advanced a loan of rupees 40,000 to the firm। तब यहां पर एक पार्टनर ने एक तो एडिशनल कैपिटल दिया और साथ ही साथ 40,000 रुपए का लोन भी दे दिया फर्म को। कब दिया है बेटा? 1 दिसंबर को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब आपको इस करंट अकाउंटिंग पीरियड पे कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा, हमें उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर, आपको अच्छे से मालूम है किस तरह से दिया जाता है ये। आपके पास यहां पर जो लोन की बात हो रही है वो लोन है हमारा 40,000 रुपीज का। 40,000 रुपीज का लोन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्या लेते हो? तो आप बाय डिफॉल्ट 6% पे कैलकुलेट करोगे बेटा।
तो यानी मुझे 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने इस पार्टनर के लोन पर, अगर यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो, राइट। और जैसे कि हमारे को क्वेश्चन ने शुरू में ही बोल दिया था कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब हमें 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको। और ये कितने पीरियड के लिए देना है, ये कितने पीरियड के लिए देना है? देखिए उसने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को उसने ये पे किया है, तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च, जिस दिन हम लोग की कैलकुलेशन करते हैं वो एंड ऑफ द ईयर होता है। तो कितना मंथ हो गया बेटा? ये हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स, पूरे साल में से टोटल 4 मंथ्स के लिए ही आपको इस इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा जो कि है बेटा 800। ये हमारा आंसर होना चाहिए बेटा। तो 800 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया बेटा। तो चलिए बस बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी खत्म कर लिया है। फर्स्ट पार्ट के हमने तीनों के तीनों सेक्शंस यहाँ पर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 के 3 वीडियोस अलग अलग देख ली सेक्शन वाइज। आई होप आपको वो सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने कोई एक पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, उनके लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।